इस प्रॉब्लम में क्लास करनी है, इसलिए वॉइस प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन वालों के लिए। चलो कौन बोलेगा? हाँ चलो अब तक सुना दे, फटाफट से क्लास शुरू करें। फिर क्लासिफिकेशन सुनाना है सर, शुरू से होता है। क्लासिफिकेशन पे आ जाओ। उपकला उत्तक दो प्रकार का। छोड़ क्लासिफिकेशन। एक मिनट के बाद में एग्जाम्पल बता। एग्जाम्पल ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। केराटिन युक्त स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस किस में पाई जाती है? त्वचा के अंदर। और नॉन केराटिनाइज? कॉर्निया और मुग्धा में। बैठ जा। नेक्स्ट, सिंपल स्क्वेमस कहाँ पाई जाती है सर? इससे ज्यादा सिंपल तो पूछ नहीं सकता मैं तेरे से। इससे ज्यादा सिंपल नहीं पूछ सकता रे। लाइव वालों को आवाज आ रही है भाई? कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन बताओ। हाँ बैठे बैठे बता देते।
सबको सुनाई देना चाहिए। आ रहा है किसी को सुनाई? मना कर रहे हैं, जल्दी बोल जल्दी। सघन व्यवस्थित उत्तक के एग्जाम्पल बता। लिगामेंट और टेंडन। नेक्स्ट, रेटिकुलर संयोजी उत्तक के एग्जाम्पल बता। मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल पूछा तेरे से। स्प्लीन और लिम्फ नोड। रक्तवाहिनियों के चारों ओर कौन सा पाया जाता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। चलो, उपकला उत्तक पढ़ चुके हैं, संयोजी उत्तक पढ़ चुके हैं। उपकला उत्तक के अंदर दो प्रकार पढ़े थे, सिंपल एपिथेलियम और कवरिंग एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कवरिंग एपिथेलियम कितने प्रकार की? 4। सबसे पहले सर, दूसरे नंबर पे सूडो स्ट्रेटिफाइड, तीसरे नंबर पे स्ट्रेटिफाइड और चौथे नंबर पे सिंपल एपिथेलियम कितने प्रकार की? 4। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कोलमनार और सिंपल सिलेटेड। सूडो स्ट्रेटिफाइड एक ही प्रकार है। स्ट्रेटिफाइड के कितने प्रकार? 3। सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलमनार, फिर विशेषीकृत पुला 4। ट्रांजिशनल, न्यूरोसेंसरी, पिगमेंटेड और जर्मिनल। वैसे ही संयोजी उत्तक की अगर बात करते हैं तो दो प्रकार का था, बूढ़े संयोजी उत्तक और व्यस्क संयोजी व आधारी उत्तक। बूढ़े संयोजी उत्तक कितने प्रकार का? 2, मेजेनकाइमा और जिलेटिनियस। व्यस्क संयोजी व आधारी उत्तक कितने प्रकार का? 2, व्यस्क संयोजी उत्तक और व्यस्क आधारी उत्तक। व्यस्क आधारी उत्तक कितने प्रकार का? 2, अस्थि और उपास्थि। व्यस्क संयोजी उत्तक कितने प्रकार का? 4। ढीला संयोजी उत्तक, सघन संयोजी उत्तक, रेटिकुलर और वसीय। ठीक है। ढीला संयोजी उत्तक कितने प्रकार का? एक ही प्रकार। सघन कितने प्रकार का? 2। सघन व्यवस्थित और सघन। और रेटिकुलर कितने प्रकार का? 1। और वसीय 2। पीला भूरा वसीय उत्तक और श्वेत वसीय उत्तक। पीला भूरा वसीय उत्तक किसमें पाया जाता है? नवजात बच्चों के अंदर। और श्वेत वसीय उत्तक सबक्यूटेनियस वसा स्तर, मेरिनो भेड़ की पूंछ और ऊंट की कुबड़ के अंदर। दिक्कत थी यहां तक किसी को? हेडिंग डालो पेश उत्तक। मैट्रिक्स के अंदर लिख लिया ना, प्रोटियोग्लाइकेन की बनी होती है, इतना ही लिखना। नहीं लिखा? नहीं लिखा है? बताओ रे बताओ। कोई बात नहीं, तो नहीं लिखा होगा। कुछ याद आ गया वगैरह? देखो उधर बाद में लिखोगे। पहला क्वेश्चन पूछा था कि पेशी उत्तक की उत्पत्ति किससे होती है? वो होती है मेसोडर्म से। दूसरी बात, पेशी उत्तक की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो वो किससे होती है? मेसोडर्म से। पेशी उत्तक के अंदर मैट्रिक्स अनुपस्थित होती है, पाई ही नहीं जाती इसके अंदर, यानी कि सारी की सारी कोशिकाएं और तंतु ही मिलेंगे। जो कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है वो तंतुओं के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? तंतुओं के रूप में पाई जाती है, जिससे मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल
क्या बोलेंगे? मसल फाइबर को बोलते हैं पेशीय तंतु या फिर दूसरा नाम है मायोफाइब्रिल कहते हैं। अब सुनो काम की बात यहां से। बहुकोशिकीय जीवों की साइटोलॉजी पढ़ ली अपन ने। बहुकोशिकीय जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? और किसी भी उत्तक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? किसी भी उत्तक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। भाई कोशिकाओं से मिलकर ही तो उत्तक बन रहे हैं। हमने कहा एक समान कार्य करने वाली और एक समान संरचना करने वाली कोशिकाओं का समूह तो उत्तक कहलाएगा। सामान्यतः कोशिकाएं ऐसी होती है गोल गोल सी, अपन ने पढ़ी, चपटी भी होती है कुछ इस प्रकार की, कुछ घनाकार भी होती है, कुछ स्तंभाकार भी होती है। ठीक है, यहां पर अगर बात करते हैं तो यहां पर पेश उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो इस प्रकार की होती है तंतुओं के रूप में, यानी कि लंबी साइज के अंदर, और इन्हीं कोशिकाओं को हम मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल कहते हैं। ठीक है ना। पेशीय तंतु बोलने का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर तंतु पाए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कोशिकाएं ही तंतु के रूप में है। किसके रूप में? क्लियर है? यानी कि मसल फाइबर अपने आप के अंदर क्या है? एक कोशिका। समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि पेशी उत्तक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? उसके अंदर तो मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोशिका तो यही है इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है संकुचन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? और वो होता है सार्कोमियर। क्या होता है? सार्कोमियर। क्यों होता है उसकी बात अपन आगे कर लेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे, क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर दे रखा है ये वाला कि पेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई उन्होंने सार्कोमियर लिख रखी है, लेकिन होती नहीं है ना। कॉलेज गया, सार्कोमियर गया। अब सही पढ़ना है कि सही क्या है। ठीक है ना। तो सही ये है कि पेशी उत्तक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल। और इसको मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिकाएं खुद तंतुओं के रूप में पाई जाती है, इस वजह से। क्लियर? दिक्कत यहां तक नहीं? लिख दो यहां पर। पेशीय उत्तक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल। क्लियर? ठीक है। सार्को वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है पेशियां, मसल्स। क्या रहेगा? पेशियां या मसल्स। अब सुनो, पेशीय तंतु की, तंतु लिखा है इसका मतलब कोशिका है। ठीक है, कोशिका झिल्ली भी मिलेगी इसके अंदर, ईआर भी मिलेगी। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेवी जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा। सारे के सारे कोशिकाएं मिलेंगे इसके अंदर। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो पेशीय तंतु की जो कोशिका झिल्ली होती है उसको कहते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। जो ईआर होती है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको बोलते हैं सार्कोसोम। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन सिंपल से पूछे गए। पेशीय तंतु की कोशिका झिल्ली को निम्न में से क्या कहते हैं? ईआर को क्या कहते हैं? और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सार्को वर्ड जहां पर भी आएगा इसका मतलब मसल से रिलेटेड रहेगा। क्लियर? दिक्कत यहां तक? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले भी लिखा अपन ने, कहां पे लिखा था? स्मूथ में या रफ में? स्मूथ ईआर के अंदर लिखा था। रेखित पेशी के अंदर कैल्शियम का भंडारण कौन करती है? स्मूथ ईआर लिखा था। दूसरा कार्य बताओ। यकृत कोशिका में डिटॉक्सिफिकेशन विसरण। तीसरा कार्य बताओ। अरे सर वो तो हो गया ना, क्लास में हो ना। आवाज नहीं आ रही थी, पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही क्या?
कम आती है, पंखा तेज चला के रखते हो तुम। तो एसीआर की बात करते हैं तो अपन ने 3 कार्य लिखे थे। सबसे पहले लिखा था कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन, स्टेरॉइड और फोस्फोलिपिड का संश्लेषण करना। दूसरा था रेखित पेशी में कैल्शियम का भंडारण करना। और तीसरा था हिपेटोसाइट, यकृत कोशिका में डिटॉक्सिफिकेशन या विषरण। आरईआर के 2 कार्य लिखे थे, प्रोटीन संश्लेषण और गोल्जिकाई का निर्माण करना। अच्छा, कल एक क्वेश्चन चल रहा था, आप में से किसी ने मेरे को दिखा रहा था कि सर ऑप्शन में ये दे रखा था कि लाइसोसोम का निर्माण निम्न में से कौन करता है। एक ऑप्शन के अंदर दे रखा था ईआर, दूसरे के अंदर दे रखा था गोल्जिकाई, तीसरे के अंदर दे रखा था बोथ, है ना, उपरोक्त दोनों, और चौथे में उपरोक्त में से कोई नहीं है, ऐसा कुछ ऑप्शन था। और उसके अंदर आंसर सही माना गया था उपरोक्त दोनों, है ना। हमने कहा था कि रफ ईआर से किसका निर्माण होता है, गोल्जिकाई का। ठीक है, स्त्रावण करने वाली और ग्रंथिल कोशिकाओं के अंदर गोल्जिकाई सर्वाधिक विकसित होता है और इसी गोल्जिकाई से लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम के अंदर लिखा अपने कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, मिलते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, है ना। अब लाइसोसोम खुद प्रोटीन संश्लेषण तो कर नहीं सकता, तो लाइसोसोम ने प्रोटीन संश्लेषण किसने किया, आरईआर ने। किसने किया, आरईआर ने। तो बोथ ऑप्शन दे रखा है अगर आपको कि ईआर प्लस गोल्जिकाई, तब तो बोथ करोगे। और अगर चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो फिर क्या सेलेक्ट करोगे, गोल्जिकाई सेलेक्ट करोगे। क्लियर, ठीक है। तो अगर पेशी उत्तक की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, मैट्रिक्स इसके अंदर पाई नहीं जाती, कोशिकाएं तंतुओं के रूप में पाई जाती है, इसलिए इसको पेशीय तंतु या मायोफाइब्रिल भी कहते हैं। अच्छा, इन दोनों में से भी एक चुनना हो तो फिर मायोफाइब्रिल चुनना। मान लो ऑप्शन में गलती से साले दोनों ही दे दे अब, तो फिर क्या चुनोगे, मायोफाइब्रिल चुनोगे फिर इसके अंदर। पेशी उत्तक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होगी, क्योंकि कोशिका को क्या नाम दिया अपन ने, पेशीय तंतु। फिर पेशीय तंतु की कोशिका झिल्ली को सार्कोलेमा, ईआर को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं। क्लियर, ठीक है। किसी भी मसल्स को अगर काट कर देखा जाए, किसी भी मसल्स को अगर काट कर देखा जाए, तो ये बड़ी मसल से मान लो आपने काट ली, आपको इसके अंदर छोटे छोटे गोले दिखाई देंगे इस प्रकार के, और इन छोटे छोटे गोलों के अंदर भी और छोटे छोटे गोले दिखाई देंगे आपको इस प्रकार के। इस प्रकार की मसल्स होती है ना। सबसे छोटी संरचना जो इसके अंदर पाई जाती है, ये वाली पाई जा रही है, ये है बेसिकली मसल फाइबर। क्या है, जिसको आपने मायोफाइब्रिल नाम दिया। ठीक है, ये मसल फाइबर मिलकर निर्माण करते हैं इधर आने दो, ये निर्माण करते हैं प्राइमरी बंडल का। किसका निर्माण करते हैं, प्राथमिक बंडल। और ये प्राथमिक बंडल मिलकर निर्माण करते हैं मसल का, पेशी का। किसका निर्माण करते हैं, पेशी। बीड़ी देखी है आपने, किस किसने देखी है, हाथ खड़े करो। बीड़ी, बीड़ी देखिए, है ना। अब वो हाथ नीचे करो जिसने पी नहीं कभी, पिए कभी, आधे से छोरों का मन हो रहा है कि सर चखी तो है। चलो, अच्छा बीड़ी की बात करते हैं अपन। बीड़ी के अंदर तंबाकू होती है और उसके ऊपर एक पत्ते की लेयर होती है। पत्ता कौन सा होता है, तेंदु पत्ता। तेंदु पत्ता होता है। अब वो बहुत सारी बीड़ियां मिलकर क्या बन जाती है, बंडल के ऊपर एक आवरण होता है कागज का, होता है। और बहुत सारे बंडल मिलकर एक बड़ा पैकेट बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पागल हो गया, पेशी कहां से बनाएंगे वो, मतलब बीड़ी का बंडल पेशी बना देगा। अच्छा, बड़ा जो पैकेट जैसे जयपुर के अंदर तो बोल देते हैं पूड़ा है भाई, है ना। अब उस पूड़े के ऊपर भी आवरण पाया जाता है ताकि सारे बंडल एक साथ रहे। सेम सिस्टम यहां पर होता है। बहुत सारी बीड़ियां यानी कि मसल फाइबर मिलकर बंडल का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक बंडल, और बहुत सारे प्राथमिक बंडल मिलकर पूड़े का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं मसल। ठीक है, आउटर कवरिंग की बात करते हैं। आप देखोगे यहां पर सबके अंदर एक बाहरी झिल्ली पाई जा रही है, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, इसके अलावा ये पूरी की पूरी लेयर्स। मसल फाइबर की जो बाहरी परत होती है, इसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम।
प्राथमिक मंडल के ऊपर जो पाई जाती है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। और पेशी के ऊपर जो पाई जाती है उसको बोलते हैं एपीमाइसियम। क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम। तो ये एंडोमाइसियम, ये पेरीमाइसियम और ये एपीमाइसियम। बुक्स के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, सोल्व करना। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया उन्होंने कि पेशीय तंतु की बाह्य परत को क्या बोलते हैं। तीन ऑप्शन दे रखे हैं। प्राथमिक मंडल की को क्या बोलते हैं और सबसे बाहर की क्या बोलते हैं। अब याद करो, अस्थि याद, संरचना याद आ रही? पेरियोस्टेम थी और एक एंडोस्टेम थी। एंडो वर्ड जहां पर भी आएगा मतलब अंदर की तरफ मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे अंदर की तरफ क्या है? मसल फाइबर। तो मसल फाइबर के ऊपर क्या मिलेगी? एंडोमाइसियम। बाकी दूसरी बाहर मिलनी है प्राथमिक बंडल, प्राथमिक से मतलब पेरीमाइसियम। याद रहेगा। तो ये कुछ संरचना वाली बातें हो गई हमारे लिए। तो पेशीय तंतु मिलकर प्राथमिक मंडल का निर्माण करते हैं, प्राथमिक मंडल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मसल्स का निर्माण करते हैं। अब आप चाहो तो ये डायग्राम ऐसे से बना लो या फिर मैं लाइन टू लाइन लिखूं। बना लोगे? लिखना शुरू करो।
सर कल साइनेबल वाली क्लास लाइव चली थी क्या नहीं चली थी भाई? लाइव वालों के लिए साइनेबल जॉइंट की क्लास अलग से लेंगे जब क्लास खाली होगी। लिख लिया? लिखने दो, बाकी को भी लिखने दो। मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ। कौन है विकास तुम में से? सबका है तो खुश हो जाओ। लिख लिया? लिख लिया? बता देखे क्या गलती होगी। सर जी पेश उत्तर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी बताई? तो ये पूरी महाभारत पढ़ने के बाद में पूछ रहे हैं कि भाई राम मरा था कि रावण मरा था, जबकि उनको पता भी नहीं कि महाभारत के अंदर राम और रावण थे भी नहीं। कौन थे? पांडव और कौरव। पेशीय उत्तकों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पेशीय बंडल होते हैं। पेशीय बंडल के पेशीय तंतु होते हैं, मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल, जबकि संकुचन की क्रियात्मक इकाई वो होती है सार्कोमियर। सार्कोमियर अपने आप में कोशिका नहीं है। क्या है इसकी बात अपन आगे करेंगे। हेडिंग डालो पेशियों का वर्गीकरण।
पेशियों का वर्गीकरण। बातों में ध्यान कम और लिखने पे ज्यादा दिया करो। देखो इधर हेडिंग डाली है अपन ने, पेशियों का वर्गीकरण। दो तरीके से वर्गीकरण करते हैं। ए नंबर पे करते हैं कार्य की प्रकृति के आधार पर। कार्य की प्रकृति के आधार पर पेशियां दो प्रकार की होती हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। नाम से पता लग रहा है जो आपकी इच्छा से नियंत्रित होती है उसको क्या बोलते हैं, या फिर वॉलेंट्री मसल्स। जबकि अनैच्छिक पेशियों को बोलते हैं इनवॉलेंट्री। अब आपसे ये तो कोई पूछेगा नहीं कि जो पेशियां इच्छा से नियंत्रित होती है उनको क्या बोलते हैं, नाम से पता लग जाएगा आपको। वो पूछेंगे, चार पेशियों के एग्जाम्पल देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इसमें से ऐच्छिक कौन सी और अनैच्छिक कौन सी। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं ऐच्छिक पेशियों की, तो रेखित पेशियां या कंकाली पेशियां, जो आपके कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई है, वो सारी की सारी कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। लेकिन अगर बात करते हैं अनैच्छिक पेशियों की, तो अरेखित पेशियां क्या होती है, आगे बात कर लेंगे। इसके अलावा हृदय पेशियां, इसके अलावा आहार नाल, गर्भाशय, मूत्राशय इत्यादि की पेशियां भी कैसी होती है, अनैच्छिक होती है। ठीक है, कंकाली पेशियां या रेखित पेशियों को ही कंकाली पेशियां बोलते हैं अपन। ठीक है, रेखित पेशी या रेखित पेशी होती क्या है इसकी बात अपन आगे कर लेंगे। हृदय पेशियां वो होगी जो हृदय के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, अब हृदय पेशियां, कभी ऐसा हुआ है बैठे बैठे मन में सोच लिया तेज धड़कना थोड़ा सा यार, मजा नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं होता है ना, कम धड़क ले थोड़ा सा, नहीं होता। ठीक है, आहार नाल के अंदर जैसे इंटेस्टाइन के अंदर कर्मानुकुंचन गति रहती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रहती है, स्टोमक के अंदर वो मूवमेंट पाई जाती है। जैसे रूमिनेंट्स की बात करते हैं तो रूमिनल मूवमेंट्स भी होते हैं। अब जानवर ये थोड़ी कि रूमिनल मूवमेंट्स को तेज करके फटाफट फटाफट पाचन कर ले, बोले यार मेरे को ऑफिस जाना है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। गर्भाशय और मूत्राशय के अंदर भी ये पेशियां कैसी होती है, अनैच्छिक की होती है, आपकी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती। लेकिन मूत्राशय के अंदर ही, ब्लैडर के अंदर अगर बात करते हैं तो आगे बात करेंगे, स्पिंक्टर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्पिंक्टर, वो आपकी ऐच्छिक होती है। यानी कि ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होता जा रहा है, ब्लैडर फूलता जा रहा है, आपकी इच्छा से नियंत्रित नहीं हो रहा वो। लेकिन उसी के साथ में जो बोरो रिसेप्टर होते हैं, जो बेसिकली प्रेशर को ग्रहण करने के लिए तंत्रिकाएं रहती है, वो आपको बता देती है कि हाँ दाब बढ़ रहा है ब्लैडर के अंदर। स्पिंक्टर है वो ऐच्छिक है, आप जब वॉशरूम जाओगे तभी करके आओगे। ठीक है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो वो भी पहले छोटे बच्चों में हो ही जाता है। ठीक है, तो ऐच्छिक पेशियां वो होगी जो आपकी इच्छा से नियंत्रित होगी, अनैच्छिक पेशियां वो होगी जो आपकी इच्छा से नियंत्रित नहीं होगी। एग्जाम्पल में आपको इतने सारे नाम दिए जाएंगे। रेखित पेशियां या कंकाली पेशियां ये ऐच्छिक होती हैं, इसीलिए ये ऐसे ऐसे कर लेती है। अच्छा, ये पलकों के अंदर कौन सी पेशियां पाई जाती है, ऐच्छिक या अनैच्छिक, दोनों ही पाई जाएगी। अच्छा, ज्यादा कौन सा मानोगे, अनैच्छिक। अनैच्छिक कैसे मानूंगा, आप जैसे आपको सुनो रे सुनो, इनको बड़ी मुश्किल से तो चुप कराता हूँ, फिर तो बोलती और नहीं, क्या बोल रही थी बता। अरे बोल दिया, अगर गलत बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ, तो ये तो आपको बताना है कि ज्यादा ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है, ज्यादा ऐच्छिक है। अच्छा, ज्यादा ऐच्छिक ही है वैसे, आप आपका मन करेगा तब आप पल के झपका लेते हो। लेकिन आपने सुना होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अलावा भी एक दो तीन पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक पढ़े होंगे आपने, परानुकंपी और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र।
बेसिकली उसके कंट्रोल अलग से चलते हैं, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई पलकें झपक रही है या नहीं झपक रही। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा देर तक आंखें खुले रख रहे हो और आपकी आंखों में ड्राइनेस आने लग जाती है, फिर आप झपका सकते हो पलकें, तो ज्यादा तो अच्छी की ये वाली, ठीक है ना। तो उतारो। एट द टाइम ऑफ पार्चुलेशन गर्भाशय में संकुचन करने का कार्य कौन करता है? एट द टाइम ऑफ पार्चुलेशन, प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन कौन सा, और सर्विक्स खोलेगा कौन? रिलैक्सिन। पीजीएफ2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। रिलैक्सिन हार्मोन यूट्राइन लिगामेंट्स को लूज करने का काम करता है, रिलैक्स करने का काम करता है, ना कि सर्विक्स को खोलने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन। पीजीएफ2 अल्फा के संश्लेषित रूप पाए जाते हैं, जैसे इंजेक्शन अगर भी आपने यूज में लिए हैं तो क्लोप्रोस्टेनोल आता है, वेटमेट आता है। संकुचन नहीं करवाता वो, बेसिकली वो इसको अम्बिलिकल कोड को तोड़ने का काम करता है। ब्लड सप्लाई रुकते नहीं तो सर्विक्स अपने आप खुल जाएगी। पीजीएफ2 अल्फा लगाते हैं। पीजीएफ2 अल्फा बेसिकली करता क्या है? पीजीएफ2 अल्फा अम्बिलिकल कोड को तोड़ने के अंदर ब्लड सप्लाई को रोकेगा। बच्चे के अंदर जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ऑटोमेटिक सर्विक्स ओपन होने की कोशिश करेगी। संकुचन, गर्भाशय में संकुचन करने का काम कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन करेगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के बिना गर्भाशय में संकुचन होते ही नहीं। जैसे ह्यूमंस में बोलते हैं ना, जैसे डिलीवरी के टाइम पे हॉस्पिटल लेके गए, बोले दर्द नहीं हो रहा, दर्द से मतलब गर्भाशय में संकुचन नहीं हो रहा है, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल रूप से अगर सर्विक्स खोलनी हो अगर आपको, तो कौन सा साल्ट काम में लोगे? ये इंजेक्शन। अच्छा, प्रैक्टिस की है कभी आप में से किसी ने? सारे पटाखू ही हैं। लिख लिया सबने? किसके आधार पर लिखा है ये? कार्य की प्रकृति के आधार पर, कि आपकी इच्छा से नियंत्रित होती है अथवा आपकी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती। बी नंबर पे लिखो संरचना के आधार पर। बी नंबर पे लिखोगे संरचना के आधार पर। लिख, तू लिख, पहले पूरा लिख। ऐच्छिक अनैच्छिक जल्दी से कोई पूछेगा नहीं हमारे से। हमारे से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो संरचना के आधार पर से पूछा जाता है। संरचना के आधार पर पेशियों की अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? सबसे पहले आती है रेखित पेशियां, फिर आती है अरेखित पेशियां, और फिर आती है हृदय पेशियां, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हृदय पेशियों के अंदर से पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया जाता है हृदय पेशियां निम्न में से कौन से प्रकार की होती है? ऑप्शन के अंदर दिए जाते हैं रेखित ऐच्छिक, रेखित अनैच्छिक, या फिर अरेखित ऐच्छिक, अरेखित अनैच्छिक, है ना। रेखित और अनैच्छिक, है ना। कैसी होती है इसकी बात अपन आगे करेंगे। रेखित पेशियों की अगर बात करते हैं तो नाम लिखा है कि रेखित पेशियां कैसी होती है, ऐच्छिक या अनैच्छिक? ऐच्छिक होती है। तो ऐच्छिक होती है, आपकी इच्छा से काम करती है। अगर आप आराम से सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से सीढ़ियां चढ़ के आओ। अगर क्लास के अंदर लेट आ रहे हो तो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ के आओ। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो होगा इसके अंदर वो आपकी इच्छा से नियंत्रित होगा। लेकिन आपकी इच्छा तेज चलने की भी हो सकती है, लेकिन तेज अगर इन रेखित पेशियों के अंदर संकुचन कराओगे तो ये थक जाती है
है ना, जिससे ज्यादा तेज चलने की कोशिश करते हैं तो अपन थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि रेखित पेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, जब तक पेशियों के अंदर लैक्टिक एसिड रहेगा तब तक आपको थकान महसूस होती रहेगी। जैसे लैक्टिक एसिड का अवशोषण हो जाएगा आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे वापस। होगा क्या फिर उस लैक्टिक एसिड का? वो लैक्टिक एसिड पेशियों से अवशोषित होकर पहुंचेगा लीवर के पास में, लीवर उसको वापस से बदल देगा ग्लाइकोजन के अंदर, और ग्लाइकोजन वापस आ जाएगा पेशियों के अंदर, वही ऊर्जा उत्पादन करना शुरू कर देगा। इस चक्र को बोलते हैं कोरी साइकिल। क्या बोलते हैं? कोरी साइकिल। बी नंबर पे लिखा है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आती है रेखित पेशियां। रेखित के बाद में आती है अरेखित, और अरेखित के बाद में आती है हृदय पेशियां। रेखित पेशियों को स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरेखित पेशियों को अनस्ट्रेटेड मसल्स, और हृदय पेशियों को कार्डियक मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? रेखित पेशी की। रेखित पेशी, स्ट्रेटेड मसल। पहली बात जो अपन पहले लिख चुके हैं, कैसी होती है? लिखिए अपने पहले, कार्य की प्रकृति के आधार पर रेखित पेशियों को ऐच्छिक पेशियों के अंदर रखा। ठीक है, याद करो रेखित पेशी कहां पे लिखा था अपन ने? AR के अंदर लिखा था अपन ने। उसके अलावा कहां पे लिखा था? बोल। ग्रंथि के अंदर लिखा था। कहां पे लिखा था? बहुकोश के ग्रंथि होती है रेखित पेशियां। और पागल, पेशियां हैं, ग्रंथियां कैसे हो जाएगी? बहुसंख्य केंद्र के अंदर। अपन ने लिखे थे कि सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन यकृत उपास्थि में 2 केंद्रक। रेखित पेशी और ओस्टोक्लास्ट में बहुत सारे केंद्रक, और बहुत सारे केंद्रक वाली स्थिति को क्या कहा था? सिंसाइटियम। लिख दो यहां पर, बहुसंख्यक केंद्रक उपस्थित, जिसे सिंसाइटियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेखित पेशी के अलावा सिंसाइटियम कहां पे पाया जाएगा? ओस्टियो ब्लास्ट या क्लास्ट? क्लास्ट के अंदर मिलेगा। ठीक है, तीसरी बात सुनो। संकुचन तेजी से होने के कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। निर्माण होता है, जिससे ये जल्दी थक जाती है। थकान इनके अंदर जल्दी हो जाएगी। किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड की वजह से। पेशियों के अंदर ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? ग्लाइकोजन। कौन करता है? ग्लाइकोजन। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे उस टाइम पे बात करेंगे अपन पॉलीसेकेराइड की। किसकी बात करेंगे? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में पहला एग्जांपल लिखेंगे स्टार्च। क्या लिखेंगे? स्टार्च। साथ में लिखेंगे पादपों में पाया जाता है। इसके अंदर? पादपों के अंदर। पादपों में ऊर्जा का भंडारण जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो अगर किसी पौधे के अंदर बीज बन गए हैं, है ना, स्टार्च किस में पाया जाएगा? बीजों के अंदर। अगर किसी पौधे के अंदर बीज बन गए हैं, इसका मतलब है कि उस पौधे ने अपनी सारी ऊर्जा बीज बनाने के अंदर खर्च कर दी। अब जो तना और पत्तियां बची उसके अंदर कोई खास ऊर्जा बची नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसी न्यूट्रिशन के अंदर अपन हे और साइलेज पढ़ेंगे, है ना। और हे साइलेज बनाने के लिए हम फसलों की बात करेंगे, और फसलों के अंदर टाइम लिखेंगे भाई किस टाइम पे काटनी चाहिए। हम लिखेंगे दूध अवस्था और फूल अवस्था के बीच में काटनी चाहिए।
दूध अवस्था और फूल अवस्था, यानी कि पहले फूल आते हैं और फूल आने के बाद में बीज बनना शुरू होते हैं, और बीज बनने से पहले उसके अंदर जब कच्चे बीज बनते हैं ना, उसके अंदर को दबा के देखोगे तो व्हाइट व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलना शुरू हो जाएगा, उसको बोलेंगे दूध अवस्था। तो बीज बनने नहीं देना है, उससे पहले ही हमारे को काट लेना है। क्यों काट लेना है? क्योंकि पौधे ने अगर बीज बना दिया पूरा, तो इसका मतलब है उसने सारी की सारी ऊर्जा किसमें खर्च कर दी? बीज बनाने के अंदर कर दी। अब पत्ती और तने के अंदर कुछ भी नहीं बचा। क्लियर है? ऐसा होता है। वैसे ही अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर या हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। रासायनिक रूप से अगर देखा जाए तो हम हमारे लिए या पशुओं के लिए बोल सकते हैं कि पशुओं के शरीर के अंदर लगभग 0% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जितना भी कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो उसके अंदर से 0.001% तो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होता है, और बाकी सारा का सारा अगर एक्स्ट्रा खाया आपने, भाई पहले कार्बोहाइड्रेट ने तो ऊर्जा प्रदान कर दी। मान लो ऊर्जा के अंदर अगर बात करते हैं, आपने 2 रोटी खाई, ऊर्जा आपको 1 रोटी से ही चाहिए थी, लेकिन खाली 2, तो शरीर क्या करेगा? 1 रोटी से तो ऊर्जा शरीर का काम चला लेगा। बाकी बची हुई 1 रोटी के अंदर से 0.01% ग्लाइकोजन बना देगा, और बाकी जो बची हुई है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? फैट के अंदर, वसा में कन्वर्ट कर देगा, और वो वसा फिर बाद के अंदर काम आएगी हमारे लिए। इसीलिए तो बोलते हैं कि ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, अगर आपने कभी सुना हो तो। क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च। किसको बोलते हैं? ग्लाइकोजन को। तो सामान्यतः अगर बात करते हैं जैसे ग्लाइकोजन की, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ये CO2 प्लस H2O के अंदर टूटता है। किसके अंदर? CO2 और H2O के अंदर। लेकिन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थिति होने पर ये किसके अंदर बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल के अंदर। किसके अंदर बदलेगा? और अगर लैक्टिक अम्ल बन गया, यानी कि आपको क्या महसूस हो गई? थकान हो गई। अब ये लैक्टिक एसिड जाएगा यकृत के पास में। किसके पास में? यकृत के पास में। और ये यकृत इसको वापस से किस में बदलेगा? और ये चक्र वापस से, ये ग्लाइकोजन वापस से किस में आएगा? पेशी के अंदर। और पेशी के अंदर वापस से क्या आ गई? ऑक्सीजन आ गई। अब अवायवीय अवस्था हुई क्यों? हमारी हार्ट बीट ठीक है, चल रही है नॉर्मल, आपने तेज चलना शुरू किया, आपने तेज चलना शुरू किया तो आपकी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हुआ, कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हुआ तो ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा हुई, ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा हुई तो ऑक्सीजन की आवश्यकता भी ज्यादा हुई, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होना था वहां पर। अब आप तेज चल रहे हो, कॉन्ट्रेक्शन तेजी से हो रहा है, ऑक्सीजन की आवश्यकता ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हृदय दुगनी गति से काम करना शुरू कर देगा। इसकी भी एक लिमिट है कि भाई इस स्पीड तक तो ये चलो ठीक है मैनेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन ज्यादा अगर संकुचन होगा तो हृदय यहां तक ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा तो यहाँ पर कौन सी स्थिति हो जाएगी? अवायवीय अवस्था हो जाएगी। और मसल्स के अंदर अवायवीय अवस्था में ग्लाइकोजन से किसका निर्माण होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। अब लैक्टिक एसिड जब तक रहा तब तक थकान महसूस हुई, धीरे धीरे लैक्टिक एसिड का मसल से अवशोषण हुआ, यह पहुंचा यकृत के पास में, यकृत बदल गया ग्लाइकोजन के अंदर, ग्लाइकोजन पहुंच गया पेशी के अंदर, वापस से ऑक्सीजन अब मिल गई, आप बैठे रहे तो वापस ऊर्जा का उत्पादन करना शुरू हो गया। ये जो चक्र चलता है इसको बोलते हैं कोरी साइकिल। क्या बोलते हैं? कोरी चक्र कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोरी चक्र। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आगे बात करेंगे इसकी, पहले लिखो ये। दिक्कत यहां तक?